अब मैं आपको वो बताऊँगी कि जो बातें मुझे शादी के बाद पता चली हैं, और वो बातें जब पता चली तो दिल पे ऐसे एक खंजर की तरह से वो बातें लगी हैं, चुभी हैं। एंड हमेशा यही उन बातों को सुन के लगता था कि काश ये बातें मुझे शादी से पहले पता चल गई होती, तो मैंने 1 सेकंड ना लगाया होता शादी के इस रिश्ते के लिए मना करने से। सुमित ने मुझे शादी के बाद ये बताया कि उसके घर में लव मैरिजेस अलाउड नहीं है। उसके मम्मी पापा उसको लड़कियों से बात तक भी नहीं करने देना देते थे कभी भी ना। स्कूल टाइम में तो उसका बॉयज़ वाला ही स्कूल था, और कॉलेजेस और कंपनी वगैरह जब उसकी जॉब लगी तो भी कहीं बात नहीं करने देते थे। और जब स्कूल टाइम में उसके बॉयज़ में फ्रेंड्स थे तो वो घर के अंदर उनको नहीं लेके आता था। घर के अंदर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे उस घर लेके आना फ्रेंड्स को। बाहर से ही बात करो और उन्हें विदा कर दो, ये उनके घर का सिस्टम था। अब इस मामले में मेरे घर का रहन सहन एकदम ही अलग सुमित के घर के रहन सहन से। मेरे घर में इतनी सारी लव मैरिजेस हुई हैं मेरे कज़न्स वगैरह की। एंड मेरे इवन ताऊ जी की भी लव मैरिज हुई थी, मामा की भी लव मैरिजेस हुई है। तो नॉट ओनली माय जनरेशन, मेरे से एक अपर जनरेशन भी लव मैरिजेस किए हुए हैं। एंड होप एंड बाय गॉड ग्रेस सारी लव मैरिजेस इतनी अच्छी भगवान ने बना के रखी हैं, जोड़ियाँ नज़र ना लगे, और दिल खुश होता है। मेरे इन जितने भी लव वर्ड्स हैं, लव मैरिजेस किए हुए हैं, उन लोगों को देख के, खुशहाल देख के अपने जीवन में। एंड मेरे जो भी फ्रेंड्स रहे हैं हमेशा, स्कूल टाइम में मेरा गर्ल्स एंड बॉयज़ का था, लेकिन मेरे उस टाइम पे स्कूल टाइम पे तो मेरी गर्ल्स ही 2-3 फ्रेंड्स थी। तो वो कभी कभार बर्थडे वगैरह में या जैसे अगर कभी छुट्टी ली, एब्सेंट हुए, तो उनसे कॉपी वॉपी कि कितना काम हुआ है इन 2-3 दिनों में, तो ऐसे करके हम लोग उसके घर उनके घर जाते थे, अपनी गर्ल्स में जो भी मेरी फ्रेंड्स थी, और वो भी मेरे घर पे आती थी। और स्कूल कॉलेजेस टाइम पे जब मैं आई तो मैं एनआईआईटी करती थी, वहाँ मेरे बॉयज़ गर्ल्स दोनों बहुत फ्रेंड्स बने, और हमेशा हम लोग खूब, वो लोग भी मेरे घर पे बहुत आते थे, मैं भी उनके घर पे बहुत जाती थी उस टाइम पे। एंड मेरे जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रेंड्स थे तो सब पापा मम्मी से मिलके भी इतना इज्जत से बात करते थे, प्यार दे के बात करते थे, तो बहुत अच्छा बिहेवियर उनका लगता था। सुमित ने मुझे शादी के बाद एक बात और बताई थी कि उसकी दीदी 19 साल की थी तभी उनकी शादी करा दी थी उनके पेरेंट्स ने। उन्होंने तब तक बीए भी कंप्लीट नहीं किया था और वो सेकेंड ईयर में थी। तो इससे अब उनके पेरेंट्स का, सुमित के पेरेंट्स की सोच का पता चलता है कि वो लड़की का मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, कि लड़की ने 12वीं पास कर दी तो बस अब उसकी शादी, बालिग हो गई तो उसकी शादी तय कर दो। वो लड़की को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे और उसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते थे। इस सोच के लिए मैं बोलूँगी सच एन आउटडेटेड सोच। लड़कियां आज पढ़ लिख के क्या नहीं बनी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, चांद तक चली गई हैं लड़कियां आज की। एक्टर, सिंगर, मॉडल, सब कुछ, हर प्रोफेशन ट्राई कर रही हैं आजकल की लड़कियां। और इनकी सोच ऐसी, इतनी आउटडेटेड सोच, इतनी पिछड़ी हुई सोच, ज़माने के साथ आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। उनकी सोच उतनी कि लड़की बस 12वीं पास हो गई, अब उसको बस शादी कर दो, चूल्हा चौका करो, बच्चा करो, बस वहीं तक उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो। और अगर मैं अपने रिलेटिव्स और अपनी बात करूँगी, मेरे कज़न्स की बात करूँगी, तो मेरे यहाँ सारी लड़कियाँ डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बैंकर, और मतलब अगर किसी ने हाईली एजुकेशन प्राप्त की हुई है, पीएचडी करी हुई है। मैं खुद की एजुकेशन की बात करूँ तो मेरे पास खुद के पास 2-2 डिग्रियाँ हैं, एक बीकॉम ग्रेजुएट की डिग्री है, एक एक्टिंग की डिग्री है। अब मैं आपको सुमित की मम्मी का रहन सहन बताऊंगी, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया शादी के बाद। कि गिनती की 4 साड़ियाँ उनके पास रहती थी, उसको वो क्या करती थी, एक दिन पहनती थी, अगले दिन हाथ से धोती थी। उनको वॉशिंग मशीन चलाना नहीं आता, आज तक नहीं आता, और उसको वो फैलाती थी, ब्लाउज़ पेटीकोट सब उसको फैलाती थी धो के अगले दिन, और फिर एक दूसरी साड़ी पहन के, फिर एक दिन तीसरी साड़ी पहन के, और ऐसा ही करती थी वो। और क्या करती थी, जिस दिन पूरे कपड़े घर के सबके धुलते थे तो वो एक तार से हटा के दूसरे तार पे डालना, फिर दूसरे तार से तीसरे तार पे थोड़ी थोड़ी देर में डालना। ओ गॉड, मतलब इतना हॉरिबल लगता था वो चीज़ देखने में कि मैं बता नहीं सकती। अरे भाई, तुमने एक बार तार पे टांग दिया सुबह के टाइम पे, अब वो शाम तक उसे सूखने दो, वो अपने आप सूख जाएंगे।
ये तो मतलब ऐसा हो गया कि काम कुछ है नहीं और दिखा ऐसे रहे हैं कि जैसे हम पता नहीं क्या कर रहे हो, जैसे प्रधानमंत्री से कोई वो पुरस्कार लेने जा रहे हो, ऐसा कोई काम किया है, ऐसे दिखाती थी वो। एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व करी थी कि सुमित की मम्मी को साड़ी पहनना नहीं आती है आज तक, इतनी बुजुर्ग हो जाने के बावजूद भी ऐसे बस पल्ला ऐसे डाल देती थी, उनको पिनअप करना नहीं आता था। और मैं क्या बोलूँ, इतनी फुअड़ लेडी थी कि मैंने मतलब इतनी गंवार औरत आज तक नहीं देखी है अपनी लाइफ में इससे पहले। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ में आती है कि सुमित ने शादी करने से पहले ये बात सोची नहीं, मतलब वो चलो अच्छा मुझे नहीं अच्छे से जानता है, समझ में आता है मुझे, है ना, कि एक मीटिंग में आप मान लो नहीं जज कर पाए मुझे, लेकिन तुम अपनी मम्मी को तो जानते थे कि उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सोच कैसी है, तो वो तुम एनालाइज क्यों नहीं कर पाए कि एक ऐसी लड़की जिसके पास 2-2 डिग्रियां हैं, इतनी पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, जो 1 साल मुंबई में रही है, एक्टिंग का कोर्स की हुई है, एक्टिंग की डिग्री है, तो उस एक आइडिया तो होता ही है ना कि वो कितनी ब्रॉड माइंडेड होगी, ओपन माइंडेड लड़की होगी। वो अब तुम्हारी मम्मी के साथ जो जिनकी सोच इतनी दकियानूसी है, वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी, कैसे रह पाएगी वो तुम्हारे घर पे, ये क्यों नहीं सोचा। एंड सुमित ने एक आध बात ये भी बताई थी कि वो जो भी रिश्ते देख रहा था तो एक बैंकर के देखा था उसने, एक प्राइवेट जॉब में भी काफ़ी क्वालिफाइड लड़की थी, वैसा जॉब तुम देखे क्यों रहे थे ऐसे रिश्ते जो खूब क्वालिफाइड हो। तुम्हें तो मतलब ऐसी कोई 10th 12th पास लड़की ही देखनी चाहिए थी, जैसे नेहा दी की शादी इन्होंने की थी। इनके घर में मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की चल ही नहीं सकती, और रहन सहन जिसका इनके घर के उससे ज़्यादा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा, वो इनके घर में रह ही नहीं सकती, वैसी लड़की एडजस्ट नहीं कर पाएगी इनके घर में। तो ये बात क्यों नहीं एनालाइज कर पाया, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सुमित को मेरी क्वालिफिकेशन जानने के बाद खुद से ही मना कर देना चाहिए था इस रिश्ते का। और मैं ये बोलती हूँ कि अगर मेरे को अच्छे से एक मीटिंग के बेसिस पे नहीं जान पाए थे, नहीं समझ पाए थे, तो 2-3 मीटिंग और कर लेते, या फ़ोन पे मेरे से और बात कर लेते थे। इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी शादी करने की, कि हमें 1 महीने के अंदर ही शादी करनी है, ये शर्त रखनी ही नहीं चाहिए थी फिर, अगर तुम मुझे अच्छे से समझ नहीं पाए थे तो। जल्दबाजी का काम हमेशा शैतानी का काम होता है। एंड झूठ पर बेस्ड जो भी रिश्ता होता है, वो चाहे 1 महीने में टूटे, चाहे 6 महीने में टूटे, चाहे 10 साल में टूटे, बट टूटना ज़रूरी है, क्योंकि वो झूठ के बेसिस पे है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। कुछ चीज़ें सुमित ने मेरे को अपने रूटीन से रिलेटेड शादी के बाद ही बातें बताई, जैसे कि उसने मेरे को बोला कि मैं शादी से पहले 10:30 बजे रात में सो जाया करता था, और तुम्हारी वजह से मेरा शेड्यूल बिगड़ गया है, मुझे 1 बजे सोना पड़ता है, और अपनी माँ से हमेशा बोलता था कि रात के 2-2 बजे तक मेरा कान खाती है। ठीक है, जब मैंने ये बात पहली बार सुनी थी सुमित के मुंह से, तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये बोल क्या रहा है। मेरे को उस बात को डाइजेस्ट करने में ही इतना टाइम लग गया कि मैं बता नहीं सकती। मैं उस शॉक की टेंडेंसी में सुमित से कुछ बोल ही नहीं पाई। जब मन मेरा थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा टाइम के बाद मैं जब इस चीज़ को एनालाइज कर पाई, डाइजेस्ट कर पाई, तो मैं अपने माइंड में यही सोच रही थी कि अगर तुम्हारा ये शेड्यूल था 10:30 बजे सोने का, तो तुमने शादी से पहले मुझे क्यों नहीं ये बात बताई। एंड जब इंगेजमेंट हो गई थी और इंगेजमेंट से लेके शादी होने तक 1 महीना था, तो ही वॉज द वन जो रात के 10:30 बजे मुझे कॉल किया करता था और रात के 1 बजे तक मुझसे बात किया करता था रोज़ाना फ़ोन पे। तो तब तुम्हारा शेड्यूल क्यों नहीं बिगड़ा भाई? हाँ, तब तुम्हें क्यों नहीं दिक्कत आई? और फिर शादी के बाद जो तुम ये बात कह रहे हो कि रात के 2-2 बजे तक मेरा कान खाती है, तो तुम 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अपनी मम्मी के कमरे में रहते थे, मेरे से बात ही कब करते थे? तो तुम 11 बजे से लेके 1 बजे तक अगर थोड़ा बहुत बात भी करो, उसमें भी तुमने लड़ाई ही की है मैक्सिमम टाइम। तो तुम मतलब क्या जब शादी कर रहे थे क्या सोचा था कि कितना कुछ प्लानिंग नहीं करी थी क्या, कि कितना टाइम अपनी वाइफ को देना है या नहीं देना है, या 2 घंटे तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहे हैं? और जब तुम्हें वाइफ के साथ शांति से 1 घंटा भी नहीं बिताना था, तो शादी करने का मतलब क्या बनता है? तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी लड़की की ज़िंदगी तुम बर्बाद करो। अगर तुमने शादी की है तो तुम्हें
मैक्सिमम टाइम अपनी वाइफ को देना होगा, और अरेंज मैरिज में तो ज़रूरत से ज़्यादा ही देना होगा, क्योंकि ज़्यादा कंपेटिबिलिटी नहीं होती है स्टार्टिंग के डेज़ में, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, हमें कंपेटिबिलिटी प्यार पनपाना पड़ता है, एक दूसरे के लिए समर्पण मतलब धीरे धीरे करके आता है। तुम शादी जब कर ली तुमने, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मम्मी को नहीं छोड़ सकता। तुम्हें वाइफ पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ज़रा सी भी चूक हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए रिश्ता डैमेज हो सकता है पति पत्नी का। कि एक वेटेज बनाना होगा कि इस रिश्ते को कितना देना है, इस रिश्ते को कितना टाइम देना है, मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें, ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता। और सबसे ज़रूरी बात, एक लड़की अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने सारे उन रिश्तों को छोड़ के आती है जिनके साथ वो अभी तक ज़िंदगी में रही थी। किसके भरोसे आती है? एक पति के भरोसे आती है। तो उस पति का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी पत्नी को सबसे ज़्यादा टाइम दे, उसको स्पेशल फील कराए, उसको अटेंशन दे, एंड उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करे। बहुत लेविश चीज़ें नहीं चाहिए होती है हमेशा लाइफ में, कि मनी के ही पीछे एक लड़की भाग रही है, नहीं। सबसे कीमती होता है रिस्पेक्ट, टाइम एंड अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये 4-5 चीज, कम्युनिकेशन, ये 5 चीज़ें होती हैं जो आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। पति का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी को कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दे, उसको कभी लेफ़्ट आउट ना फ़ील होने दे अपने घर में। एक अपनापन उसे वो प्रोवाइड करना पड़ता है। मेरे केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मैं या तो मतलब पूरा दिन भर ऐसे बीतता था कि किचन में या तो काम कर रही होती थी, या ऊपर के कमरे में अपने अकेले लेटी हुई होती थी, या अपना ही कुछ का टीवी वीवी देख रही होती थी, या कुछ बुक्स वुक्स पढ़ रही होती थी। और अगर नीचे होती भी थी तो सुमित के साथ मुझे एक पल नहीं मिलता था बात करने का। अगर कोई बात करता होता था 3-3 4-4 घंटे तक, तो वो सुमित की मम्मी मेरे से बात करती थी, एंड उनकी बातें ऐसी होती थी, वो ही गवारों वाली बातें होती थी, आउटडेटेड बातें होती थी। उनकी सोच इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। एंड वो मेरा इतना दिमाग खा लिया करती थी, और वो पता नहीं क्या मरे हुए लोगों की बात करती थी जो इस दुनिया में नहीं है, जिनको मैं जानती नहीं हूँ, और जीते जी तो मैं उनसे मिल नहीं सकती, ऐसे लोगों की बात मेरे से किया करती थी। एंड या फिर अपनी बेटी की बात करती थी कि हमारी नेहा देखो शादी पे उसे घर पे ही तैयार किया था, और वो कितनी किसी से कम नहीं लग रही थी। एक बार भी उन्होंने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि तुम अच्छी लग रही थी अपनी शादी में जब तैयार हुई थी, कभी भी नहीं। और कभी भी मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी। तो ऐसे इंसान से जो सिर्फ अपनी तरफ की बातें करे पड़ा है, एंड जिसके लिए अपनी लड़की, अपने बेटे ही इम्पोर्टेंट है, मेरे को परायापन फील करा रही हो, मेरे को कभी एक बार भी ज़िंदगी में हाथ ऐसे सर पे नहीं फेरा, मेरे को प्यार से कभी भी स्नेह तो मुझे मिला ही नहीं है उनसे। तो ऐसे लोगों से मैं क्या मतलब बात करने का इच्छा नहीं थी। मैं बस वो ही है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट ये है कि मैं एक बदतमीज़ बहू नहीं बन पाई, कि उनको सीधे मुंह पे बोलती कि आपकी आउटडेटेड बातें मुझे नहीं सुननी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में, और सिर्फ एक तरफा अपनी ही बस बातें किए पड़ी हो, मेरा कभी कुछ नहीं जानना। तो मैं ऐसे कभी बोल नहीं पाई। वो सुनाती जाती थी, मैं सुनती जाती थी। मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी उनकी बातें सुन के 3-3 4-4 घंटे मेरे को लगातार। एक लड़की अपने पति के लिए शादी करती है, उसके साथ 24 घंटे में से एक पल नहीं मिल रहा, और मतलब उनकी बातें मेरे को सुननी पड़ती थी। मतलब मैं क्यों नहीं उनको ये क्लियर कट बोल पाई कि मुझे आपकी बातों सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आज मुझे ये चीज़ लगती है। एंड एक टेंडेंसी इनकी, सुमित की मम्मी की, और ये रहती थी कि कभी अगर मैं कुछ अच्छा सब्जी बना लेती थी, जैसे मैंने आलू अच्छे बनाए या घुइया अच्छी बनाई, तो वो कभी भी सीधे मुंह मेरे तारीफ़ नहीं करती थी कि आज तुमने ये सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है। ये ऐसे बोलती थी, आलू गले अच्छे हैं, घुइया गली अच्छी है, भिंडी गली अच्छी है, इस टाइप से ऐसे बोलती थी। कभी भी मेरी तारीफ़ आज तक तो मैंने किसी भी बात में नहीं सुनी। अरे ज़रा सी तारीफ़ करने में क्या तुम्हारी ज़बान कट जाएगी कि आस्था आज तुमने आलू अच्छे बनाए हैं, आज तुमने घुइया अच्छी बनाई है, अच्छी सब्जी बनाई है?
क्या हो जाएगा यार, अगर तुम ये 2-4 शब्द बोल दोगी तो जिसने इतनी मेहनत से बनाया है, एफर्ट्स लेके तुम्हारे लिए कुछ किया है, उसके मुंह पे जो एक फेस पे जो एक स्माइल होगी ना, दैट इज़ प्राइसलेस। बट वही है ना, बहू को की तारीफ कर कैसे दें, वो तो अपनी है नहीं। सुमित ने मुझे ये बात भी नहीं बताई शादी से पहले कि उसकी मम्मी को सुबह के 6 बजे चाय चाहिए होती है। शादी के बाद मुझसे बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी का शेड्यूल बिगड़ गया है, उन्हें कभी 6 बजे चाय नहीं मिलती है। अरे भाई, मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी को 6 बजे चाय चाहिए होती है? शादी के स्टार्टिंग डेज में जब मैंने सुमित की मम्मी से ये बात पूछी थी कि आप कब कब चाय पीती हो, तो उन्होंने मेरे को क्लियर कट यही बोला था कि हम सुबह सो के उठ के जब नहा धो लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, तो उसके बाद पहली चाय पीते हैं, फिर एक नाश्ते के साथ पीते हैं सुबह के, और फिर एक शाम की चाय पीते हैं, इतना पीते हैं। मैं एक सुशील बहू के जैसे हर रोज़ 7 बजे सुबह उठती थी, नहा फ्रेश हुई, नहाई धोई, 7:30 तक मैं उनको रोज़ाना चाय दे दिया करती थी, तीनों लोगों को दे देती थी, फिर नाश्ते की चाय देती थी और फिर शाम की चाय देती थी। मुझे सुमित की ये बात अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आया कि जब तुम्हारी मम्मी को 6 बजे चाय नहीं चाहिए तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है भाई? तुम्हें तो पति हो के ये सब बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों तुम खुद ये सब बातें बोल के अपने मन से एक अपनी पत्नी की नज़रों में अपनी छवि खराब करने पे तुले और अपना रिश्ता खराब करने पे तुले हुए हो मेरे साथ जो भी था। उल्टा सुमित को पति होने के नाते ये बोलना चाहिए था, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि आस्था, तुम एक सुशील बहू और बीवी हो के जैसे ही सुबह उठ के फ्रेश होके नहा धो के बहुत अच्छे से तुम हमें प्रेम पूर्वक निश्चल मन से चाय पिलाती हो, बहुत अच्छा लगता है, इस टाइप से बोलना चाहिए था। सुमित के आंगन में सीसीटीवी फुट कैमरा लगा हुआ है, वो क्लियरली सीसीटीवी फुटेज में दिख सकता है कि मैं रोज़ाना 7:30 बजे उसकी मम्मी को और खुद चाय बना के पीती थी, सब नहा धो के पीती थी। एंड मुझे नहीं समझ में आया, वो ये सब जब देख सकता था तो वो क्यों ये इस टाइप का शेड्यूल वाली बात उठाना, क्या वो जानबूझ के लड़ना चाहता था, कलेश करना चाहता था, रिश्ता ख़राब करना चाहता था? ये बात मुझे आज तक नहीं समझ में आई। नई नई शादी में इस टाइप की बातें कौन करता है, मुझे समझ में नहीं आता। और ये तो मैं एक सुशील बहू थी जो मैं ये सारी बातें कर देती थी निश्चल भाव से, और कुछ डिमांड्स कंप्लेंट्स कुछ नहीं करती थी, और चाहती थी कि शांतिपूर्वक सब रहें, और इस टाइप की बातें सुमित की मैं इग्नोर कर दिया करती थी। बट मेरी भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। हाँ, मैं भी तो ये बातें बोल सकती थी, मैं भी तो डिमांड कर सकती थी कि तुम कभी कभार पति होके चाय बना के ले आओ, बेड टी बना के ले आओ मेरे लिए, साथ में मिलकर पियेंगे। या फिर इनकी मम्मी के लिए भी मैं ये बात बोल सकती थी कि ये नहा धो के कभी चाय मेरे लिए ऊपर भेज दें, और कहें सुमित से कि जाओ तुम दोनों साथ में चाय पी लो पति पत्नी प्रेम से। वो भी तो कर सकती थी ऐसा। बट वही बात है ना, मैंने तो ऐसी एक्सपेक्टेशन कर सकती थी, कह सकती थी, पर कभी नहीं कही। तो तुम इस टाइप की बातें क्यों कर रहे हो मुझे, जिससे इमेज खराब हो, रिश्ता खराब हो, समझ में नहीं। अब मैं आती हूँ सुमित के खाने के शेड्यूल पे। सुमित ने मुझे शादी से पहले अपने शेड्यूल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था खाने को लेके, एंड शादी के बाद मेरे से ये बात बोल रहा है कि मुझे सुबह के 9 बजे नाश्ता चाहिए, 1 बजे खाना चाहिए, 8 बजे खाना चाहिए, और शाम के 5 बजे चाय चाहिए। सच बात बोलूँ तो जब सुमित ने ये बात पहली बार बोली थी तो मुझे इतनी हंसी आई थी उसकी इस बात पे, एंड मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई थी खुद की हंसी को, और मैं सुमित के आगे ही हंसती थी। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज इन माई माइंड, आई वॉज थिंकिंग कि कोई इंसान इतना डम कैसे हो सकता है, जब भगवान ऊपर का माला सुमित का क्या खाली करके भेजा है। कहाँ था जब वो दिमाग बांट रहे थे, सुमित कहाँ पर था, समझ में नहीं आता। कोई इंसान इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। तो जब मैं हंस रही थी तो शायद सुमित को लगा कि मैं उसकी खिल्ली उड़ा रही हूँ, तो अगले ही पल वो मुझसे बोलता है कि मुझे आधे घंटे में खाना बना हुआ। फिर कैलकुलेशन करने लग, नहीं 25 मिनट में आस्था अगर 7 रोटी बनाती है तो 1 रोटी बनाने में कितना समय लगेगा।
कसम खुदा की मेरी लाइफ में इतने फ्रेंड्स आए आज तक, कुछ अच्छे कुछ बुरे, बट सुमित जैसा इमेच्योर स्टूपिड इंसान मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। ही वॉज कम्प्लीटली, मतलब ऊपर का माला वाकई में खाली ही है उसका। कौन करता है ऐसे रोटी की कैलकुलेशन, प्लीज़ मुझे बताओ। एंड मतलब आज भी इस इंसिडेंट को अगर याद करती हूँ तो इससे बड़ा जोक मुझे कुछ भी नहीं लगता है लिटरली। पर अगर मैं सीरियस वे में बात करूँ तो आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे एक घर की बात हो रही है या मैं किसी धर्मशाला में गई हुई हूँ या रेस्टोरेंट में गई हूँ जो मुझे ऐसे टाइम बता रहे हो कि मुझे इतनी देर में खाना चाहिए, मुझे अब ये खाना चाहिए, ऐसे हुक्म चला रहे हो मेरे ऊपर। और वो आधे घंटे वाली बात, अरे भाई मैंने किसी मास्टर शेफ के शो में कंपटीशन में पार्ट लिया है या मैंने शादी की है जो मेरे को ये बोल रहे हो कि आधे घंटे में खाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर सुमित वाकई में इतने हुनरबाज थे तो मुझे इन 6 महीनों में या इस बात को कहने से पहले एटलीस्ट एक बार आप आटा मारने से लेके, चावल भिगोने से लेके, सब दाल चावल रोटी सब्जी पूरी बना के, प्याज पीसने से लेके दाल के तड़का लगाने तक मुझे पूरा खाना आधे घंटे में बना के दिखाते तो मैं समझती कि हाँ वाकई में इतना सब कुछ करने में आधा घंटे में हो जाता है। पहले खुद करके दिखाओ, फिर किसी को आपको बोलने का हक बनता है कि मुझे ऐसा ऐसा करके दिखाओ, है ना। और मुझे प्लीज़ कोई इस आधे घंटे में खाना बनाने का लॉजिक कोई बता दो। अगर खाना आधे घंटे के बजाय 40 मिनट में बन जाएगा या 1 घंटे में बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या खाना खुद चल के भाग जाएगा कहीं पे, या उस खाने को कुत्ते खा जाएंगे, या भूचाल आ जाएगा, या क्या हो जाएगा? लिटरली जस्ट गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर एक सेंटेंस में मैं इस बात का कंक्लूजन निकालूं जो भी सुमित बातें करते हैं, तो मैं यही कंक्लूजन निकालूंगी कि सुमित जैसे इंसान से आप एक भी सेंसिबल बात, मैच्योरिटी वाली बात आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, ही इज़ सो डम इनसेंसिबल पर्सन। ये खाने के शेड्यूल वाली बात, आधे घंटे वाली बात अगर मुझे शादी से पहले पता चल गई होती तो डेफिनेटली मैं इस रिश्ते को मना करती, बिकॉज मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि इस खाने का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खाना एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब खाना है, कैसे खाना है ना। कई बार क्या होता है, अब जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिसेस बैंक्स वगैरह सबके होते हैं आजकल के टाइम पे, लड़कियों के लड़कों के, तो ऑब्वियसली सब अपना खाना सुबह पैक करके लेके जाएंगे, या कोई किसी समय आ रहा है तो कोई किसी समय खाएगा। तो इस चीज़ को कभी भी आप बांध के नहीं रख सकते। खाना हमेशा तभी खाना चाहिए जब आपको, अगर आप घर पे हो तो, जब आपको भूख लग रही हो अच्छे से। ये नहीं कि मतलब लग नहीं रही है पर तब भी बनाए पड़े हैं और खाए पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और मान लो जैसे 1 बजे का टाइम है, अगर उसी समय कोई मेहमान घर में आ गया तो आप मेहमान से थोड़ी आप ये बात बोल दोगे कि मेरा तो 1 बजे का टाइम है तो मैं पहले खाना खा लूँ फिर ही मैं आपको एंटरटेन करूँगा, फिर ही मैं आपसे बात करूँगा, ऐसे थोड़ी हो। या फिर हम कहीं मार्केट में गए हुए हैं किसी काम से, ज़रूरी काम से, तो हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि मार्केट से पहले आके 1 बजे खाना खाएंगे फिर हम दोबारा मार्केट जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। इंसान को सिचुएशन के हिसाब से डील करना आना चाहिए, अपने आप को ढालना आना चाहिए। एंड मैं अपना ही केस का अब मैं बताती हूँ कि अभी मेरे को ऐसी 15 दिन हुए हैं जिम ज्वाइन करे हुए। तो जिम के टाइम पे ऑब्वियसली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप एकदम से खाना खा के जिम नहीं कर सकते, एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, तो 2-3 घंटे का गैप होना ही होना चाहिए। तो पहले एक्चुअली क्या होता था, मैं 2 बजे खाना खाया करती थी, लेकिन जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है तब से मैं 1 बजे मैंने खाना अपना शिफ्ट किया है, 1 घंटा पहले किया है, क्योंकि मेरे को एक्सरसाइज करने में 1-2 दिन दिक्कत हुई थी इस खाना अगर मैं 2 बजे खा रही थी। तो वही है, मैंने अपने खुद का टाइम शेड्यूल बिगड़ा। और ऐसा नहीं है कि मैं अब 1 बजे ही खाती हूँ, कभी 1:45, कभी 1, कभी 1:15 ऐसे खाती हूँ, लेकिन हाँ 1:15 से ज़्यादा नहीं करती हूँ, ये है मेरा। सुमित ने मुझे शादी के बाद ये बात बताई कि वो रीति रिवाज में बहुत मानता है। अच्छा, जब शादी से पहले, जब शादी तय होने का समय था तो दोनों
के पेरेंट्स में ये डिसाइड हुआ था कि शादी के 1 साल तक जो भी तीज त्यौहार पड़ेंगे तो उसमें 1-2 दिन पहले सुमित की मम्मी मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करेंगी, रिमाइंड कराएंगी कि ये खाना आना है, ये कपड़े आने हैं, ऐसा करके एक फ़ोन करेंगी। लेकिन जब बरमावस का त्यौहार आया, पति का पहला फेस्टिवल होता है, तो सुमित की मम्मी ने मेरे पेरेंट्स को कोई फ़ोन नहीं किया 1-2 दिन पहले। आई डोंट नो क्यों नहीं किया। अब जब उन्होंने फ़ोन नहीं किया तो मेरे यहाँ से उनके घर पे कुछ नहीं गया। फिर जब तीज का फेस्टिवल आया तब मेरे पेरेंट्स जब घर गए हुए थे मेरे ससुराल में, तो जब उन्होंने पूछा कि अब क्या खाना, क्या कपड़े, कितना आना है, तो सुमित की मम्मी ने तो कुछ नहीं बोला, मतलब बरमावस की कोई बात नहीं करी। जब और उन्होंने तीजों का ही बताया कि ये ऐसे ऐसे आना है, क्या है। सुमित, जिनको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि घर से क्या है, पति होने के नाते, वो मेरे मम्मी पापा से बोल रहे हैं कि आपने बरमावस में कुछ नहीं भेजा, या ये नहीं बोला कि अरे हम फ़ोन करना रह गया हमारा बरमावस पे, अरे कुछ तो इस टाइप का बोलते भी तो ये बोलते। मेरे को सुमित की ये बातें सुन के कि उसने ये बात बोली कि बरमावस पे कुछ नहीं आया, मेरे को इतना गुस्सा आया था उस दिन। मन तो कर रहा था उसी दिन मुंह तोड़ दूं उसका, उस पगले का। लिटरली मैं बता रही हूँ, उस दिन कैसे मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया है ये मैं ही जानती हूँ। मैंने इतनी सिचुएशंस पे अपना खून जलाया है, अपना गुस्सा कंट्रोल किया है इन 6 महीनों में। ओफ गॉड, इतना बियर किया है मैंने ना कि मैं बता नहीं सकती। इतना कुछ भरा हुआ था मेरे अंदर, भरा बहुत टाइम तक वही बातें चलती रहती थी। मतलब अलग होने के भी 2-3 महीने बाद तक मेरे दिमाग में वही सब बातें चलती रहती थी जो सुमित ने गलत गलत चीज़ें की हैं। मेरे माँ बाप क्या कोई पैसे की फैक्ट्री है? या मतलब क्या है, समझ रखा है मेरे माँ बाप को कि तुम्हारे हर रीति रिवाज के नाम पे तुम पैसे मांगते रहोगे, कपड़े मांगते रहोगे? शेम ऑन यू, लिटरली ब्लडी लीचड़ इंसान। और उस दिन इतना गुस्सा आ रहा था मम्मी पापा के चले जाने के बाद। मैंने सुमित से ये बात बोली भी कि आपको ये बात बोलने की क्या ज़रूरत थी कि बरमावस पे कुछ नहीं आया। अगर बोलना भी था तो आपकी मम्मी एक बार को बोलती तो मुझे समझ में भी आता, लेकिन तुम पति होने के नाते कैसे बोल रहे हो? तो इस पर सुमित बोलता है मेरे लिए रीति रिवाज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने अपनी नेहा दी के लिए भी ये सब रीति रिवाज बहुत किए हैं। मैं बस सुनती रही, अपने गुस्से को पीती रही। वही है, मैं अगर बोलती तो और बात बिगड़ती, माइट भी उसी दिन ही रिश्ता टूट जाता, ये तो फैक्ट बात है। उस दिन मैं अपने मन में यही बोल रही थी, अबे घुड़ू इंसान, तुमने अपनी बहन के लिए किया है तो इसमें मैं क्या करूं? इफ़ यू पीपल आस्क मी, रीति रिवाज के नाम पे जो ये लेन देन होता है, इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करती, कभी नहीं मानती, एंड ना कभी मानूंगी, ना कभी सपोर्ट करूंगी। अगर सुमित ने मुझसे पहली मीटिंग में ये बात पूछ ली होती कि आप रीति रिवाज में मानती हो या आप ये लेन देन में मानती हो, तो मैं तब भी मेरा जवाब यही होता कि मैं इस चीज़ को ना कभी सपोर्ट करती हूँ और ना कभी करूँगी अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में। या सुमित ये बोलता कि मैं रीति रिवाज में बहुत मानता हूँ, ये लेन देन में बहुत मानता हूँ, तो मैं डेफिनेटली विद इन अ सेकेंड क्लियर कट नो बोल देती इस रिश्ते। अब मैं अपने व्यूअर से ये बात बोलना चाहूँगी कि सुमित की इस गलती से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। अब जब उस बरमावस के त्योहार का टाइम था तो ही उसको, अगर उसके लिए इतना रीति रिवाज इम्पोर्टेंट है और लेन देन इम्पोर्टेंट है, तो उसी दिन उसको बोलना चाहिए था या एक दिन पहले बोलना चाहिए था कि मुझे क्लियर कट ये चाहिए, मेरे माँ बाप से फ़ोन करके या घर जाके बात करता। बाद में जब तीजे 2-3 महीने बाद आ रहा है फेस्टिवल, उस चीज़ को बोलने का कि आपने बरमावस पे क्यों नहीं कुछ भेजा, इस चीज़ का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये चीज़ें अगर आप बाद में उखाड़ोगे तो इससे रिश्ता खराब होना ही होना है, इससे कलेश होना ही होना है। ये तो मैंने एडजस्ट करने की कोशिश करी, उस दिन इतना गुस्सा पी लिया तो और थोड़ा रिश्ता ये चल गया, वरना उस दिन तो ख़त्म होना ही होना था, ये फैक्ट बात। अगर इतना ही लालच है सुमित जैसे लोगों को कपड़े और पैसे और खाने का, तो भाई भिखारियों की तरह मांग लिया करो, है ना।
अगर इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। येस, यू ऑल हर्ड इट राइट, कि मेरे लिए जो रीति रिवाज के नाम पे ये इतना सब कुछ मांगते हैं वो भिखारी ही हैं मेरी नज़रों में। जब जिस बात का समय निकल गया उसके बाद उस बात को दोबारा उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। येट अगेन एन इमेच्योर एक्ट बाय सुमित, और उसको इतनी समझ ही नहीं है कि कब किस बात पे, किस मौके पे कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। सुमित की गलतियों से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी बात बहुत सोच समझ के बोलो, कि कहीं इससे रिश्ता ख़राब ना हो जाए। हर एक बात को कहने से पहले उसका प्रॉस एंड कॉन्स देख के कि क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा। अगर इसका निष्कर्ष अच्छा ही निकलना है तभी वो बात बोलो, अदरवाइज़ उस कई कई बातों को दिल में दबा के ही रखो, वो ज़्यादा बेटर होता है अगर आपको रिश्ता लाइफ लॉन्ग के लिए चलाना है तो किसी इंसान के साथ। और पति पत्नी के लिए सुमित की गलती से हम ये सीखते हैं कि शादी के बाद पति पत्नी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, और जो नहीं पसंद है उस चीज़ को नहीं बोलना है या नहीं करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक दूसरे के लिए पूर्णतः समर्पित होना है, एक दूसरे की इच्छाओं की मान रखना है, वैल्यू करना है। शादी के बाद यही मेन मोटिव होना चाहिए दोनों का एक दूसरे के लिए। ससुराल से क्या आ रहा है या मायके से क्या आ रहा है, ये सब बेफिजूल की बातें हैं। इन सब पर तो बिल्कुल 1% भी अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ना किसी लड़की को ना किसी लड़के को। प्लीज़ फॉर गॉड सेक, पति पत्नी आपस में अपनी मैरिड लाइफ पे ध्यान दो, ना कि इन सब बेकार की बातों में। योर मेन फोकस शुड बी कि अपने रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए और कैसे एक दूसरे के लिए मतलब खुशी के पल लाए जाएं, ये मेन उद्देश्य होना चाहिए शादी के बाद। एक और बात जो मुझे सुमित की शादी के बाद पता चली, और ड्रास्टिक डिफरेंस है इस बात में मेरे करेक्टर में और सुमित के करेक्टर में, कि सुमित बिल्कुल सोशल मीडिया पे बिल्कुल कुछ भी करता ही नहीं था। इंस्टाग्राम पे तो उसका अकाउंट ही नहीं था, और फेसबुक पे एक आईडी ज़रूर बनी हुई थी, बट फेसबुक कभी करता नहीं था। ये बात मुझे शादी के बाद पता चल रही है। एंड आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। मैं एकदम सोशल मीडिया पर्सन हूँ। मैं यूट्यूब को तो मैं करती ही हूँ, यूट्यूबर हूँ, और इंस्टाग्राम पे मेरे को रील्स बनाना बहुत पसंद है, और व्हाट्सएप वगैरह मैं बहुत करती हूँ, स्टेटस वगैरह मेरे को डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात मुझे पहले पता चलनी चाहिए थी, एंड मेरी ये एक रिक्वायरमेंट थी अपने लाइफ पार्टनर को लेके, कि मुझे एक सोशल मीडिया पर्सन तो चाहिए ही चाहिए था, कि जो मेरे साथ मिलके यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाए या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाए। ये तो मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट थी मेरे लाइफ पार्टनर को लेके, जो कि फुलफ़िल नहीं हो पाई। जब एंगेजमेंट से लेके शादी तक में फ़ोन से बात होती थी सुमित से, तो मैंने ये बात बोली भी थी कि मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक़ है और मैं आपके साथ शादी के बाद रील बनाना चाहूँगी। तो सुमित ने इस पे ना हाँ कहा ना कहा, बिल्कुल साइलेंट रहा, और 6 महीने में कोई रील उसने इंटरेस्ट के साथ कभी बोला ही नहीं मेरे से कि आओ आज, चलो आस्था तुम्हारे साथ रील्स बनाते हैं। शादी के बाद तो मैं खुद को एकदम जैसे भूल ही गई थी, घर गृहस्थी में इतना समर्पित हो गई थी कि ये रील्स बनाने का बहुत टाइम ही नहीं मिल पाता था। बड़ी मुश्किल से 6 महीने में 2 रील्स बना पाई थी मैं, एंड उस पर भी मतलब ये चीज़ फील होती है कि दूसरे लोग मेरे उसमें लाइक्स खूब करते थे, कमेंट्स खूब करते थे, बट जो हस्बैंड था उसने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि मैंने क्या, वो उसको पता होता था कि हाँ आज मैंने रील बनाई है, लेकिन एक बार भी कुछ भी नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ तो बोलो, बट नहीं, कुछ बोलता ही नहीं था। एक लड़की के लिए उसके माँ बाप के बाद अगर कोई रिश्ता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो वो होता है उसका पति। और अगर पति रिस्पेक्ट देने वाला हो, अप्रिशिएट करने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो, जान छिड़कने वाला हो, तो एक लड़की को और कुछ नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेट ने ना कभी सपोर्ट किया, ना किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया, ना अपनापन दिखाया, जताया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि प्लीज़ छुपाइए मत, कुछ भी झूठ मत बोलिए, और
किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए इन सब चीज़ों पे। अगर शादी करने जा रहे हैं तो दिल से कीजिए, पूर्ण मन से कीजिए, और अपना बेस्ट जैसे दे सकते हो, एक बेस्ट हस्बैंड बेस्ट वाइफ शादी के बाद बनने की कोशिश कीजिए। तो ये था मेरा आज की वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।